हेलो एवरीवन, मैं राजन सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इसी सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लास 8 हिंदी चैप्टर नंबर 14 कर्मवीर, यानी कि मंजरी जो पाठ्य पुस्तक में संकलित है। इस चैप्टर का नाम है कर्मवीर। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या देखेंगे। तो पहला यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, देख कर बाधा डैश मिले फूले फले। ये पहला आपका पद्यांश है। इस पद्यांश का हमें संदर्भ से व्याख्या करना है। तो आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर का संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ इस प्रकार से होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी कक्षा 8 के कर्मवीर नामक नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। चाहे आप कविता भी कह सकते थे, पाठ भी कह सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। हमने पाठ बोल दिया था, उसमें भी वो भी सही था। मंजरी के कर्मवीर नामक पाठ से लिया गया है। इस कविता के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कर्मवीर अर्थात कर्मठ लोगों की प्रशंसा करते हुए उनके गुणों को बताया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यही कहा है, जो कर्मवीर होते हैं अर्थात जो कर्मठ होते हैं, जो किसी कार्य करने के लिए होते हैं, उन लोगों की प्रशंसा करते हुए उनके गुणों को बताया है। जो कर्मवीर होते हैं, उनके कौन कौन से गुण होते हैं और उनकी प्रशंसा करते हुए उसके गुणों को यहाँ पे बताया गया है। व्याख्या में देखेंगे कौन कौन से गुण की बात की है कवि ने। तो कवि कहता है कि जो कर्मठ लोग होते हैं वे किसी भी बाधा से घबराते नहीं हैं। वे भाग्य के भरोसे बैठकर दुख नहीं भोगते और पछताते भी नहीं हैं। उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है और वे अपनी योग्यता का दिखावा भी नहीं करते। वे अपनी लगन और मेहनत से अपनी किसी भी परेशानी को दूर कर सकते हैं। साथ ही ऐसे लोग सदैव ही सुखी रहते हैं। तो कवि यहाँ पे बताना चाहता है, जो कर्मठ लोग होते हैं वो कभी भी भाग के भरोसे बैठकर दुख नहीं भोगते हैं, पछताते नहीं हैं। कोई भी काम जो कठिन नहीं होता उनके लिए, वे अपनी योग्यता का दिखावा भी नहीं करते हैं और अपनी लगन और मेहनत से किसी भी परेशानी को दूर कर सकते हैं और ये लोग हमेशा सुखी रहते हैं। तो इसी के बारे में, इन्हीं गुणों के बारे में कवि ने यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से बताया है। दूसरी पंक्ति यहाँ से स्टार्ट होती है, आज करना है डैश जिसे सकते नहीं। तो इसका संदर्भ जो होगा, प्रसंग होगा सेम टू सेम जो ऊपर लिखा गया था वैसे ही हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी कक्षा 8 के कर्मवीर नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं और प्रसंग में भी ये हो जाएगा, कवि ने कर्मवीर यानी कर्मठ लोगों के गुणों का यहाँ पे प्रशंसा किया है। व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहता है कि ऐसे लोग किसी भी काम को कल के लिए नहीं छोड़ते हैं और जो एक बार सोच लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं। ऐसे लोग कभी अहंकार नहीं करते और सबकी सलाह को सुनते हैं। ऐसे लोग किसी भी काम के लिए कभी दूसरे का मुंह नहीं ताकते। ऐसा कोई काम नहीं जिसे कर्मठ व्यक्ति कर नहीं सकता। तो कभी इस पंक्ति के माध्यम से ही कहना चाहता है, तो जिस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी कोई अपना काम जो होता है उसके कल के लिए नहीं कभी टालते हैं। वे अहंकार नहीं करते हैं और सबकी जो सलाह होती है उसको सुनते हैं। कोई काम करने के लिए दूसरे का मुंह वो लोग नहीं ताकते हैं। अगली पंक्ति यहाँ पे दी गई है, जो कभी अपने डैश औरों के लिए। संदर्भ प्रसंग पूर्वक की तरह हो जाएगा। व्याख्या इस प्रकार से है, कवि कहता है कि ऐसे लोग अपना समय व्यर्थ बातों में नहीं गंवाते, किसी काम को कल पर नहीं छोड़ते तथा परिश्रम करने से कभी जी भी नहीं चुराते, अर्थात उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता। ऐसे लोग अपनी कार्य कुशलता के दम पर दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। अगला पद्यांश है, व्योम को छूते डैश रहती है कहीं
संदर्भ और प्रसंग पूर्वत की तरह हो जाएगा। व्याख्या इस प्रकार से है, कवि कहता है कि चाहे आकाश को छूता हुआ पर्वत शिखर हो या घना अंधेरी जंगल हो, यो उफनाती लहर हो या भयानक अग्नि की ज्वाला हो, कुछ भी इनको भयभीत नहीं करती। अर्थात ऐसे लोगों की राह में कैसी भी रुकावट आए तो ये कभी घबराते नहीं, ये अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि भारत के समस्त नागरिक कर्मवीर बने और अपने देश की शान बढ़ाएं। अब इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को हम देखेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ से विचार और कल्पना से, जो कि पहला प्रश्न बनता है, जीवन में किसी कार्य को की सफलता के लिए क्या क्या आवश्यक है। इस बिंदु पर अपने विचार लिखिए। कोई भी कार्य है अगर उसके लिए सफल होना है तो क्या किन बातों को, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है, उसी के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी को सफल बनने के लिए किसी जीवन में तो क्या करना है कि वन में किसी भी कार्य को सफलता के लिए सच्ची लगन, कार्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण आदि आवश्यक है। अगर आप कोई सफलता पाना चाहते हैं जीवन में, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, जीवन में यहाँ पे लिख लीजिएगा जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए सच्ची लगन, कार्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण आदि आवश्यक है। यानी कि आपके अंदर कहीं ना कहीं लगन होनी चाहिए, ये काम हमें करना है, उसके लिए आप इतनी उसके उत्साहित होना चाहिए, इतना लगन होना चाहिए कि आप जल्दी सुबह उठ जाएं। कार्य के प्रति पूरी निष्ठा होनी चाहिए कि ये मुझे काम करना है, तो इसके लिए आपको पीछे नहीं हटना है, अपना पूरा सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए इस काम के प्रति, पूरी लगन से, कोई पूरी मेहनत से इस काम को करना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं तो आपको कोई भी अपने जीवन में किसी कार्य के करने के लिए सफल होने के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता है। किसी भी कार्य को आप आसानी से उस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, लेकिन हमें इन बातों को ध्यान में रखेंगे तभी वो चीज़ हो सकती है। सच्ची लगन, पूरी निष्ठा और समर्पण, इस बातें हमें अपने जीवन में उतार लेना है, तभी हम जा कर के किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मवीर देख मिलने पर भी क्यों नहीं पछताते। सॉरी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, बहुत मिस प्रिंटिंग चल रही है। कर्मवीर दुख मिलने पर भी क्यों नहीं पीछे हटते। तो उत्तर में लिखेंगे क्योंकि कर्मवीर इसके बारे में सोचता ही नहीं, ना ही इन बातों के बारे में सोचने के लिए उसके पास समय होता है। उसका पूरा ध्यान अपने काम पर और उसकी नज़र अपनी मंजिल पर होती है, इसलिए वो दुख मिलने पर भी पछताते नहीं हैं। अगला प्रश्न है, सब जगह सब काल में फलने से कवि का क्या तात्पर्य है। उत्तर में लिखेंगे कवि का तात्पर्य है कि कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति हर समय हर स्थान पर सफलता प्राप्त करता है। यानी कि जो यहाँ पे दिया गया था, हर जगह सब काल में, तो जो कर्मठ व्यक्ति होता है या कर्मवीर व्यक्ति होता है वो हर समय और हर स्थान पर सफलता प्राप्त कर सकता है, करता भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है, कर्मवीर दूसरों के लिए किस प्रकार नमूना बन जाते हैं। उत्तर में लिखेंगे कर्मवीर व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन और सफलता से औरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं और सभी उनकी मिसाल देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला पंक्ति यहाँ पे दिया गया है, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। इस पंक्ति का आशय इस प्रकार से है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि का आशय यह है कि कर्मवीर व्यक्ति भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठते और ना ही कभी उन्हें दुख होता है और ना ही वे कभी असफल होते हैं और ना ही कभी भी वो पछताते हैं। अगली पंक्ति है, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। उत्तर में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति काम के समय कभी गप्पे नहीं करता, यानी कि वो अपने काम को प्रति निष्ठा रहता है और क्या नाम है कि कभी भी वो अपने काम के प्रति लापरवाह नहीं रहता है, वो हमेशा अपने काम के प्रति सचेत रहता है।
अर्थात वे अपने कीमती समय को कभी व्यर्थ में नहीं गंवाता, उसके लिए हर क्षण कीमती होता है और वह समय के हर क्षण का सदुपयोग भी करता है। तो जो कर्मशील यानी कर्मठ व्यक्ति बात करते हैं तो कभी भी उसका अपना जो बहुमूल्य समय होता है उसको नहीं गंवाता है। हर क्षण जो उसका है बहुमूल्य समय, उसका वो सदुपयोग करता रहता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा गंवाता। अगला प्रश्न है भाषा की बात से। पहला प्रश्न यहाँ पे बनता है दिए गए शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, इसके बारे में लिखना है। तो स्त्रीलिंग, पहला प्रश्न यहाँ पे है चित्र। चित्र कैसा है? चित्र एक पुल्लिंग है। दूसरी लताएं, लताएं हमारी स्त्रीलिंग है। जंगल है पुल्लिंग। बाधा है स्त्रीलिंग। नदी स्त्रीलिंग में आती है, बात है स्त्रीलिंग। तो आपको एक बीच में कॉलम खींचना है, एक तरफ लिखना है शब्द, एक तरफ लिखना है पुल्लिंग। 3 कॉलम खींच लीजिएगा बीच में, एक तरफ लिखिएगा शब्द, एक तरफ लिखिएगा स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। जो शब्द स्त्रीलिंग वाले में होगा उसको स्त्रीलिंग में लिखेंगे, जो पुल्लिंग में होगा उसको पुल्लिंग में लिखेंगे, बस उसके सामने पुल्लिंग लिख देंगे। इस प्रकार से लिखा है ना। जैसे बाधा शब्द हमने डाला, बाधा लिख देंगे यहाँ पे। अब बाधा कैसा है? स्त्रीलिंग, तो इसको लिखेंगे इसमें, इस वाले कॉलम में, उसके सामने। मान लीजिए जंगल है, जंगल पुल्लिंग है तो यहाँ पे जंगल लिखेंगे और ये अलग कॉलम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये पुल्लिंग में, पुल्लिंग में डाल देंगे। यानी जंगल कैसा है? पुल्लिंग है, यानी ये पुरुष की बात कर रहा है। पुल्लिंग मतलब क्या होता है? पुरुष। और स्त्रीलिंग मतलब क्या है? यहाँ पे स्त्री से बात कर रहा है। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला है कुछ शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, पर प्लस अधीन प्लस ता, पराधीनता। यहाँ पे पर उपसर्ग लगेगा, पर प्लस अधीन प्लस ये का काट दीजिएगा, ये गलत है यहाँ पे। पर प्लस अधीन प्लस ता बन जाएगा हमारा पराधीनता। जो शब्द से पहले जुड़ता है उसको हम बोलते हैं उपसर्ग, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। और जो शब्द के बाद में जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द लगे हुए हैं, इनसे एक शब्द बना है। इसी प्रकार से कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, उनको संदर्भ क्या नाम है, प्रत्यय और उपसर्ग लगा करके शब्द बनाने हैं। तो आइए देखते हैं पहला शब्द क्या है। उत्तर में लिखेंगे, यहाँ पे दिया गया था सम प्लस कल्प प्लस ना। ये हमारा है उपसर्ग, ये हमारा है प्रत्यय और बीच का हमारा है शब्द। इस शब्द में उपसर्ग जोड़ा, प्रत्यय जोड़ा गया। इन दोनों शब्दों को जोड़ने के बाद बन गया क्या? संकल्पना, एक नया शब्द बन गया। इसी प्रकार से जितने भी प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं सबको कर लेना है। दूसरा शब्द है दूर प्लस, ये क्या उपसर्ग है, ये हमारा शब्द है बीच वाला, और ये लास्ट में कौन सा? प्रत्यय है। दुर प्लस बल प्लस ता क्या बन जाएगा? दुर्बलता। इसी प्रकार से अगला है आ प्लस विश्वसनीय प्लस ता, तो अविश्वसनीयता। अगला शब्द है आ प्लस संबद्ध प्लस ता, तो असंबद्धता। यहीं पर इस चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सभी लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद उसको याद भी करेंगे। ये नहीं कि नोट करने के बाद उसको रख दिया कॉपी में, उसको एक बार अगर याद नहीं करते कम से कम 2-3 बार उसका रिवीजन भी करना है, पढ़ना है, देखना है। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, सब शब्दों के बारे में जाननी है। हर चैप्टर में ये सब कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उपसर्ग और प्रत्यय में। आपको अब तक तो आपको याद हो गया होगा उपसर्ग कहाँ लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है। तो आप सभी लोग इसको पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।